बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो देर इज़ दिस वन स्टफ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि आज मैं थाने चैप्टर गई थी। वहाँ मुझे बुलाया गया था फॉर द पर्पज़ ऑफ फेलिसिटेशन। रैंक होल्डर्स को बुलाते हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स एज वेल एज चैप्टर वाइज रैंक होल्डर्स भी आते हैं। तो थाने चैप्टर के जो टॉप परफॉर्मर्स एंड रैंक होल्डर्स थे वो भी वहाँ आए थे। ऑल्सो फेलिसिटेशन सेरेमनी के साथ वहाँ पे एक पैनल डिस्कशन भी हुआ था जिसमें आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट एंड आई वॉज टोल्ड टू शेयर माई CS जर्नी एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स आए हुए थे, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो उनके साथ मुझे अपनी CS जर्नी एंड CS का जो भी एक्सपीरियंस एंड टेक अवेज था मेरा वो शेयर करना था। तो ये बहुत ही बेस्ट फीलिंग थी। बट इसके अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो ये था कि सारे रैंक होल्डर्स और सारे टॉप परफॉर्मर्स अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। वहाँ पे पेरेंट्स भी मतलब आए हुए थे और जो मतलब मैं सच बता रही हूँ, हर एक पेरेंट के फेस पे जो स्माइल था, लाइक वो जिस प्राउड फीलिंग के साथ वहाँ थे वो नहीं, मतलब मैं आपको वर्ड्स में वो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। हर एक पेरेंट इतना खुश था, इतना अपने बच्चे को लेकर, मतलब पेरेंट्स अपनी खुशी ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन वो उनकी आंखों में दिख रहा था। तो सच में ये बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और बस इससे मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आज के डेट में भी आप पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको अपने सक्सेस से दूर लेकर जा रहा है, तो वो आपको अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। अपने लिए नहीं तो उनके लिए प्लीज़ करो। मैं चाहती कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 मेहनत करो। एंड मैं चाहती हूँ आपके पेरेंट्स भी वो दिन देखें एंड रिजल्ट वाले दिन उनके भी आंखों में वो चमक हो, वो गर्व वो महसूस कर सके आपके लिए भी। तो यस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे आपसे यही शेयर करना था। आई होप आप इसे एक मोटिवेशन की तरह लेंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello future company secretaries, welcome or welcome back to my channel. As you guys might be aware of that I have started a series for CS Executive old syllabus and this is the episode number 2 or video number 2 of the series, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि 35 डेज में एंटायर ग्रुप 1 कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपने इसकी वीडियो 1 या एपिसोड 1 नहीं देखा है और आपको नहीं समझ रहा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो इस वीडियो से आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या चीज़ें बता रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने 90 डे स्टडी प्लान डिस्कस किया है एंड आज उसी का कंटिन्यूएशन है कि इन डिटेल आगे चीज़ों को कैसे कैरी करना है। तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दी फर्स्ट थिंग जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ग्रुप 1 में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें साथ में पढ़ने चाहिए और जिसे पढ़ के इफेक्टिव स्टडी भी हो जाएगी एंड फेवरेबल आउटकम भी आएगा। तो पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो होगा टैक्स प्लस JIGL। वाई आई एम सेइंग दिस इज टैक्स एक बहुत हेक्टिक सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रही सब लोगों को, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इस सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको इसको समझने में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट पे ग्रिप लाने में, अंडरस्टैंडिंग में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके साथ आप JIGL पेयरअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि JIGL सब्जेक्ट अगेन काफ़ी लोगों को ड्राई और बोरिंग लगता है, बट समझने में अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सो येस, आप टैक्स के साथ JIGL का कॉम्बिनेशन रखिए। ये एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा। एंड द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज कंपनी लॉ एंड SBEC। ये तो आपको भी पता होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, इंटरलिंक्ड है। दोनों सब्जेक्ट कंपनीज के अराउंड रिवॉल्व होता है
तो ये दोनों आप अगर साथ में पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग से एंड अच्छे फ्लो में चीज़ें पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। सो द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरीज होती हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे पढ़ना है। तो ये सब का भी मैं आंसर दे देती हूँ। पहला, कितना पढ़ना है, तो एज ऑफ नाउ जहाँ 90 डेज से भी कम टाइम बचा है हमारे पास एंड ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, भूलना नहीं है ये चीज़, तो हमें मिनिमम 8 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी। ओके, उसके बियॉन्ड अगर आप लोग 10 आवर्स 12 आवर्स भी पढ़ रहे हो अपने कंफर्ट और कैपेसिटी के हिसाब से, वेरी वेल डन, ठीक है, आप वैसा करो। मुझसे 8 आवर्स से ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी नहीं हो पाती थी फॉर प्रोफेशनल एंड फॉर एग्जीक्यूटिव। तो लाइक मैंने सिंगल ग्रुप दिया था तो मैं 6 आवर्स ही पढ़ती थी मैक्सिमम। ओके, ठीक है। अब ये 8 आवर्स में कैसे हमें पढ़ना है तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है पहले की वीडियो में, बट मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मैं हमेशा से बोलती हूँ 2 सब्जेक्ट ही साथ में करो। तो पहले आप टैक्स JIGL करो और उसके बाद फिर कंपनी लॉ एंड SBC कर लो या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टैक्स एंड JIGL। तो यहाँ पे 3 आवर्स आपको टैक्स करना है, 3 आवर्स आपको JIGL करना है। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ चुका है तो आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट अगर सब में एक जैसा ही हाल है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, तो इक्वल टाइम एंड डिवोशन सारे सब्जेक्ट्स को दो, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है दिसंबर में, ठीक है। तो फिर 3 आवर्स टैक्स, 3 आवर्स JIGL। इससे आप बोर नहीं होगे कि आप दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और कंफ्यूज भी नहीं होगे कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा 3 आवर्स 3 आवर्स, ये तो हुआ 6 आवर्स। 1 आवर आपको टैक्स का रिविजन, जो आपने वो 3 आवर्स में पढ़ा है उस चीज का करना है, एंड अलोंग विद दैट पास्ट ईयर पेपर्स रेफर कर लो एटलीस्ट, ठीक है। डेली बेसिस पे पास्ट ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक आपने करंट उस दिन में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो एक बार गो थ्रू कर लो, एंड सेम फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहली बात, अगर अटेम्प्ट्स लगे हैं, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो आई एम अज्यूमिंग अटेम्प्ट्स तो लगे ही होंगे। तो अगर अटेम्प्ट्स लगे हैं तो पहले तो सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं इतने टाइम से, या पिछली बार हम फेल क्यों हो गए, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। फेलियर के 3 बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रीजन या कॉज जो होता है वो ये 3 कॉज होता है कि हम CS में क्यों फेल होते हैं। इसके अलावा भी रीजंस होते हैं बट ये 3 मेन रीजंस है। पहला, सेलेक्टिव अप्रोच ऑफ स्टडी, ठीक है। ऐसा होता है कि हमने 80%, 60%, 70% ही सिलेबस कंप्लीट किया होता है, तो ऐसे प्रिपरेशन के साथ पेपर में पास होना तो दूर की बात, लिख कर क्या आएंगे हम, ठीक है। तो ये अगर आपने गलती की है तो इसको एनालिसिस आपको करके इस पे पहले वर्क करना है, उस पर एक्शन लेना है। सेकेंड गलती जो हम करते हैं वो ये है कि ठीक है, हमने 100% पेपर की तैयारी की थी, पूरा पढ़ा था, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं था हमारा, सब चीजें कवर की थी, बट हमको रिविजन का टाइम नहीं मिला, ठीक है। या फिर मिला भी तो उतना हमारा प्रॉपर रिविजन नहीं हो पाया, या रेगुलर मल्टीपल टाइम्स हम रिविजन नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें चीजें याद नहीं आती कि अब क्या करें, कैसे पढ़े, कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा। फिर जो थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, और वहां पे ऐसा होता है कि पढ़ी हुई चीजें भी हमें नहीं आती और हम ब्लैंक हो जाते हैं, और पेपर जो आता है वो भी हम नहीं लिख पाते, और जो नहीं आता तो वो तो नहीं कर पाते हैं। और थर्ड चीज जो हम मिस्टेक हम करते हैं कि हाँ चलो कि रिवीजन भी की थी और उसके अलावा सेलेक्टिव अप्रोच से नहीं पढ़ा था, सब चीजें पढ़ी थी, 100% पढ़ाई भी की थी, रिवीजन भी किया था, लेकिन 100% पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आंसर प्रैक्टिस की ही नहीं थी, डायरेक्ट चले गए एग्जाम में लिखने। तो ये भी बहुत गलत बात है, एंड ये लास्ट अटेम्प्ट है तो हमें किसी भी एंगल से कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है। तो ये 3 चीजों पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा
और भी रीजंस हो सकते हैं कि लाइक आपका हेल्थ बिगड़ जाता है या कुछ चीज़ें फेवर, वो तो देखो वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, वो हमारे हाथ में नहीं है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। आप एग्जाम से पहले अपना एक रूटीन अगर सेट करेंगे, एक बैलेंस्ड डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम वाले टाइम नहीं बीमार पड़ेंगे। ट्रस्ट मी, ये मैंने फॉलो किया है, तभी मैं बता रही हूँ। दिसंबर में नहीं किया था इसलिए फेल हुई थी, जून में किया, पास हो गई, आप भी हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का तो सबसे मतलब ध्यान देना है। और ये 3 रीजन मेन थे। इसके अलावा जो आपके हेल्थ इश्यूज एंड ये सब जो रीजंस होते हैं उस पर भी हमें वर्क साइड बाय साइड करते रहना है, उसे निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस हो गया। अब नेक्स्ट चीज, ठीक है, कहाँ से करना है शुरू, वो तो पता चल गया। कैसे करना है, कैसे करना है, तो पहले अपने सारे स्टडी मटेरियल्स निकाल लो, कुछ नया नहीं लेके बैठना, जिससे अभी तक करते आ रहे हो वही करो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिससे कर रहा था उससे पूरा 100% कवरेज नहीं हुआ है सिलेबस का, चीजें छूटी हैं, ये हैं, वो मतलब वो एक्सेप्शनल केसेस है, वहां आपको दूसरी चीजें भी फिर आपको रिफर करनी चाहिए, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड आप पूरा पेपर लिख पाओ। ठीक है, तो आपने जो स्टडी मटेरियल रेफर किया है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट रिकलेक्टिंग द थिंग्स। आप देखो कि आपको कितना याद है अभी भी, कितने कॉन्सेप्ट। सिर्फ याद मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ ये तो आता है, नहीं, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है क्या, उसका लॉजिक उसके पीछे का क्या था, वो चीजें याद आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही तो फिर आपको मैराथन्स, रिवीजन लेक्चर्स, इनके हेल्प लेने पड़ेंगे। अगर वहां से भी नहीं समझ रहा तो क्लासेस लगाया है ना, फीस दी है ना, अपने फैकल्टीज के पीछे पढ़ो, उनसे डाउट्स पूछो। मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि बच्चे आजकल डाउट्स नहीं पूछते। 12th तक, इनफैक्ट सब उनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, 12th तक हम बहुत डाउट्स पूछते थे। हमारा फिजिकल क्लासेस वगैरह हुआ करता था, सब होता था, हम बहुत डाउट्स पूछते थे। बट अब हमारी वो डाउट पूछने की ना हैबिट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन ये नहीं करना है। अगर डाउट्स हैं अभी भी, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, जो भी फैकल्टी ने आपको वो सब्जेक्ट सिखाया है उनसे हेल्प मांगो। मुझे विश्वास है कि वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि उनका भी बिजी स्केड्यूल होता है, बट जरूर करेंगे। फर्स्ट थिंग इज आपने रिकलेक्ट कर ली हैं चीजें। सेकेंड, आपने कॉन्सेप्ट्स को भी जो नहीं याद आ रहा था उन पे भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। थर्ड चीज, अब फिर जब आप पढ़ने बैठोगे, ये सब करने के बाद आपको पढ़ते वक्त एग्जाम पर्सपेक्टिव से आंसर्स मार्क करने हैं। अब ये मार्क कैसे करने हैं, मतलब अब समझो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ डेली बेसिस पे पास्ट ईयर पेपर रेफर करने को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आया तो हमें आंसर कैसे लिखना है, तो ये उसका एक रीजन है। तो आपको पढ़ते वक्त ही आंसर कट करके हाईलाइटर का यूज करो, पेंसिल, पेन, स्टिकी नोट्स, जो भी है यूज करो, उसका आंसर को प्रॉपरली फ्रेम कर लो। वहां पर भी दिमाग में भी कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे ये कंटेंट लिखना है। पूरा मॉड्यूल तो आप उठा के लिख नहीं सकते, ठीक है, बहुत सी ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है। सी मॉड्यूल हमेशा आपका बेस होना चाहिए, बट उसके अलावा भी आप अपने ओन वर्ड्स में चीजें फ्रेम करके लिखने की हैबिट रखो। ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, तो मुझे इतना आंसर लिखना है, उसको अभी से शॉर्टलिस्ट करके रख लो। एंड के लिए कुछ नहीं रखना। उस लास्ट के जो 20 डेज मैंने बताए थे ना प्रीवियस वीडियो में, उधर आपको यही चीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी है। उस टाइम आपको बैठ के नहीं ये सब शॉर्टलिस्ट करना है कि अरे मैं क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा। तो ये अभी ही करो। अभी के टाइम में करना क्या है, कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर होंगे, जो नहीं होंगे वो आप जैसे मैंने बताया कर लो। उसके बाद फिर आंसर्स पर ध्यान दो, कंटेंट पर ध्यान दो। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं बस इसको ही रेगुलरली 35 डेज तक फॉलो करना है। अब मैंने जैसे कि बोला था कि 6 डेज तो ये फ्लो चलेगा। 7th डे आपका संडे होता है। 7th डे पे आपको करना है रिवीजन ऑफ द एंटायर वीक। जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसे आपको संडे को रिवाइज करना है। एंड संडे को आपको आंसर प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग में लिख के आंसर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं पास्ट ईयर पेपर उस दिन नहीं रिफर करना। पास्ट ईयर पेपर मैं हर दिन रिफर करने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद संडे को एटलीस्ट 3 एंड मैक्सिमम मतलब लाइक 3 to 5 क्वेश्चंस तो आप करो ही। 5 नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट्स के करो। इससे क्या होगा, सी
अब ये जो मैंने अभी तक पूरा बताया, इसमें आपका क्या क्या कवर हो रहा है। आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया कि आपसे क्या गलती हुई थी। गलती नहीं पता होगी तो आगे बढ़ के मतलब नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट करके मतलब नहीं है। गलती पता चल गई, उस पर काम करेंगे हम। नेक्स्ट चीज़ें रिकलेक्ट करना स्टार्ट किया, रिकलेक्ट कर लिया। जो चीज़ें नहीं याद आ रही थी उनमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाई, कॉन्सेप्ट पे अपना ग्रिप पूरी तरह लाया, सेलेक्टिव अप्रोच को टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ क्या की, तो नेक्स्ट चीज़ हमने हमारा आंसर भी फ्रेम कर लिया कि एग्जाम में इस टॉपिक से आंसर आया तो हम कितना लिखेंगे। फिर उसके बाद रियली सॉरी, इसके बाद हम डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं। एक रिवीजन हमारा डेली हो रहा है 3 घंटे जो पढ़ रहे हैं उसका, और साथ ही साथ हम पास्ट ईयर पेपर भी रिफर कर रहे हैं। पास्ट ईयर पेपर करो या स्कैनर करो, कुछ भी कर सकते हो, वो भी रिफर कर रहे हैं, देख रहे हैं एटलीस्ट। तो हमें चीज़ों का नॉलेज आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज, हम जो संडे को कर रहे हैं वहां पे हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, और सेकेंड टाइम रिवीजन पूरे वीक का भी हो जा रहा है। यू नो, टॉपर्स बोलते हैं मैंने 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन किया। एक बार लेके थोड़ी बैठते हैं वो पूरा रिवीजन, इसी तरह रिवाइज करते हैं डेली बेसिस पर, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा। ये जो मैंने बताया इसमें आपका पूरा चीज कवर है, और इतना कर लो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज, एग्जाम क्लियर करना और रैंक लाना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, यही चीजें करनी होती हैं। बस ये होता है कि कुछ लोग बस एग्जाम पास करने के लिए करते हैं तो वो सिर्फ पास कर पाते हैं, और कुछ शिद्दत से करते हैं, यू नो, पूरी कंसिस्टेंसी से, हार्डवर्क से, जो मैंने बताया उसके अलावा भी अपना बेस्ट एंड अपना एफर्ट्स डालते हैं और भी चीजें फिगर आउट करने में कि मैं किस तरह रैंक के लिए एम कर सकता हूँ। बट बेस यही होता है जो सब फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो यस, लास्ट अटेम्प्ट है, अच्छे से करना है, इन सब चीजों को फॉलो करो, हो जाएगा। और मेहनत हर दिन करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं वैसे टाइप की लड़की हूँ जो कभी किसी चीज़ का सैक्रिफाइस करके नहीं करती, बट अगर अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस की ज़रूरत है। तो ठीक है, शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा इस बार बस। मैं हो जाएगा बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, तो सच में हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन गाइज, बाय बाय।